इकोनॉमिक्स का क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये चैप्टर 4 है हमारी एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक का। और ये जो आज हम पढ़ेंगे वो है इसका भाग 1। इस भाग में हम पढ़ेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, वैश्वीकरण क्या होता है, नए देश में व्यापार करने के लिए जो एमएनसीज़ होती हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो किन बातों का ध्यान रखती हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वैश्वीकरण से। वैश्वीकरण ये हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, हिस्ट्री का जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें भी हमने वैश्वीकरण के बारे में बहुत बातें की हैं। तो थोड़ा सा फिर से हम एक बार रिवाइज़ करते हैं कि वैश्वीकरण होता क्या है। जब एक देश दूसरे देश के नज़दीक आते हैं, या कह सकते हैं जब अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, तो जो ये प्रक्रिया, जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण आज के समय में हम कह सकते हैं कि जब जो अलग अलग देशों की कंपनियां हैं, लोग हैं, सरकार हैं, उनके बीच जो एकीकरण होता है उसी प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि विश्व के जो सभी देश हैं, व्यवसाय हैं एवं उद्योग हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करें और सामंजस्य स्थापित करें। आज के समय में जब हम बाज़ार में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने ढेर सारे विकल्प मौजूद होते हैं, और कई बार तो इतने ढेर सारे विकल्प होते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि क्या छोड़ा जाए और क्या खरीदा जाए। अब एक उदाहरण से इसे समझते हैं। माना कि आप बाज़ार में एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो जिस दुकान में आप जाते हैं तो वहाँ का जो शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, वो आपको कई ब्रांड्स के फ़ोन आपके सामने रख देता है। अब वो जो फ़ोन हैं वो आप देखते हैं कि अलग अलग मॉडल्स हैं, अलग अलग फ़ीचर्स हैं इनमें, तो आपको समझ में भी नहीं आता है कि हम कौन सा फ़ोन ख़रीदें। तो ये केवल फ़ोन की ही बात नहीं है कि आज आप सिर्फ फ़ोन में आप ये अलग अलग ब्रांड्स देख रहे हैं, अलग अलग तरह के फ़ीचर्स देख रहे हैं, बल्कि इसके अलावा कपड़े, कार, जूते, आपकी पेन, मसाले, हर चीज़ में अलग अलग विकल्प हमारे सामने मौजूद होते हैं। तो ये सबके सब ऐसे, मतलब आपको ये अलग अलग विकल्प के रूप में क्यों दिखाई दे रहे हैं बाज़ार में आज की डेट में, वो इसलिए है क्योंकि वैश्वीकरण है, आज ग्लोबलाइजेशन है, और इस वजह से जो अलग अलग देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ता कौन है। जो देशों की अर्थव्यवस्था है, अलग अलग देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसे आपस में जोड़ने का काम करती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिन्हें हम इंग्लिश में मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज, या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में एमएनसीज भी कहा जाता है। एमएनसीज, ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो संगठन होते हैं जो अपने देश के अलावा अन्य देशों में, या फिर कम से कम किसी एक अन्य देश में वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन पर नियंत्रण रखता है। ऐसी कंपनियों के विभिन्न देशों में कार्यालय और कारखाने होते हैं, और इनका एक मुख्य कार्यालय भी होता है। एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखते हैं ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां। उदाहरण के लिए आप समझें, जैसे पेप्सी है, एप्पल है, गूगल, टाटा, अमेज़ॉन, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज़, ये सब के सब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके उदाहरण हैं। और हम अपने आसपास ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो देखते हैं, या फिर इनके कोई ना कोई सामान हम अपने आसपास ज़रूर देखते हैं। चलिए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आपने एप्पल कंपनी के बारे में सुना होगा, सभी ने सुना होगा एप्पल कंपनी के बारे में। तो ये जो कंपनी है ये अमेरिका की कंपनी है, ठीक। और इसके उत्पाद जो हैं वो बाज़ार में कई, उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे एप्पल का आईफोन भी है, आईपैड है, एप्पल टीवी है, मैकबुक है, और भी कई चीज़ें हैं जो एप्पल कंपनी बनाती है। एप्पल जो है वो अमेरिका की है, इसके फ़ोन के जो पार्ट्स हैं वो चीन में बनते हैं, ठीक। और दक्षिण पूर्व एशिया के जो कुछ और देश हैं वहाँ पे इसके जो फ़ोन के पार्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं। एप्पल के फ़ोन जो हैं वो दुनिया भर के देशों में बिकते हैं, बेचे जाते हैं। और इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक जो उत्पाद है उसके बनने और ग्राहकों तक पहुंचने की
जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनमें से अलग अलग जो क्रियाएं हैं वो दुनिया के अलग अलग भागों में संपन्न होती हैं। और इसी वजह से किसी एक देश की अर्थव्यवस्था अगर अस्थिर हो जाती है कभी, तो इसका असर जो दूसरे देश हैं उन पर भी ज़रूर पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो एक देश में किसी चीज़ का उत्पादन करती हैं, दूसरे देश में इसके पार्ट्स बनते हैं, तीसरे देश में उन पार्ट्स को जोड़ा जाता है, चौथे देश में ये बेचे जाते हैं। और इसके अलावा जो कुछ और देश हैं वो इन्हें जो कॉल सेंटर्स के रूप में हेल्प करते हैं कि बेचे जाने के बाद जो सेवाएं दी जाती हैं उनका प्रबंधन करते हैं। कॉल सेंटर्स के रूप में हम उन्हें जानते हैं, जहाँ पर कॉल लगाने पर जो संबंधित वस्तु है जो आपने ख़रीदी है, अगर उसमें आपको कोई परेशानी हो तो उसे दूर किया जाता है। और जो कंपनी हैं उनके ये कॉल सेंटर्स केवल उनके देश में नहीं होते बल्कि अलग अलग देशों में उनके कॉल सेंटर्स भी स्थापित होते हैं और ये अपनी सेवाएं लोगों को देते हैं। अब सवाल उठता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो ऐसा क्यों करती हैं कि एक देश में उत्पादन करती है, एक में उसके जो पार्ट्स हैं उनको जोड़ती है, एक में बेचती है। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका ये सब करने के कुछ कारण भी हैं और इसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो कुछ कारणों से ये सारी चीज़ें करती हैं कि एक देश में बेचना है, एक देश में उत्पादन करना है, एक देश में जोड़ना है। वो इसलिए करती है क्योंकि पहला जो इनका जो मुख्य कारण होता है कि इस तरह से ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण करने का, वो है उत्पादन लागत की कमी और अधिक लाभ। अब क्या है कि जो उत्पादन लागत की कमी और अधिक लाभ से मतलब है कि खर्चे कम करने की आवश्यकता। हर कंपनी इस बात की कोशिश में रहती है कि उत्पादन की लागत को कम किया जाए। इसके लिए जो कंपनियां होती हैं वो उत्पादन के कई चरणों को अलग अलग देशों में पूरा करवाती है। यदि अमेरिका की कोई कंपनी है तो वह अपने देश में ही अगर उत्पाद बनाती है तो वहाँ पर इस सब के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि अमेरिका में जो कामगारों की सैलरी है वो बहुत अधिक होती है। इसकी अपेक्षा अगर वही उत्पाद, अगर कोई प्रोडक्शन कोई चीज़ है, उत्पाद है, तो वो किसी और देश में बनाती है, जैसे चीन में है या फिर दक्षिण पूर्व एशिया में है, तो वहाँ के देशों के अगर कामगारों को ये काम दे दिया जाए उत्पाद बनाने का, तो वो क्या होगा कि वहाँ पे जो सैलरी है वो भी कम देनी पड़ेगी। इसी तरह से कच्चे माल को भी हमेशा ऐसे देशों से ही खरीदा जाता है जहाँ सबसे सस्ता हो। इस तरह से विभिन्न देशों से काम करवाने में लागत में कमी आती है और लाभ भी अधिक होता है। अगला जो है वो है नए बाज़ार की तलाश। हर बाज़ार में ग्राहक एक सीमित संख्या में ही उपलब्ध होते हैं। कोई भी कंपनी जो है वो अपने उत्पाद को घरेलू बाज़ार में किसी सीमा तक ही बेच सकती है। इससे अधिक अगर बिक्री उसे करनी है तो उसे नए बाज़ार की तलाश करनी पड़ती है। तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि माना एक किसान है और वो जिस गांव में रहता है उसमें वो फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है और उसकी जो फल और सब्जियां हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। ठीक है, तो अब जब और लेकिन इतना है कि उसका जो गांव है वो इतना छोटा है कि वह उस गांव में चाह कर भी अपनी सारी सब्जियां और फल नहीं बेच सकता। तो या तो वो अपनी सब्जियां ऐसे ही फेंक देगा या फिर वो क्या करेगा कि सब्जियों और फलों की सही कीमत लेने के लिए, पाने के लिए, तो वो नए बाज़ार ढूंढेगा जहाँ पर वो अपनी जो सब्जियां और फल हैं वो कम से कम उस दाम पे तो बेच सके जिसकी वो लागत, जितनी उसने लागत लगाई थी, या उससे प्रॉफिट में वो अपनी सब्जियों और फलों को बेचेगा। और यही जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं यही काम ये भी करती हैं। ये क्या करती हैं कि हमेशा एक नए बाज़ार की तलाश में रहती हैं जहाँ से ये अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। अब या ये फैक्ट्रियाँ जो होती हैं वो एक उसमें अपनी कंपनियां स्थापित करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक नए देश में अपनी कंपनी स्थापित करने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखती है, जिसमें पहला है कि उनकी कंपनी जो है या फैक्ट्री जो है वो बाज़ार के नज़दीक हो। इसका मतलब हुआ कि वे एक ऐसी जगह पर फैक्ट्रियां लगाने की कोशिश करते हैं जो
बाज़ार के, जो मुख्य बाज़ार के नज़दीक हो और जहाँ पर उनका जो सामान है या उत्पाद है वो जल्दी पहुँचाया जा सके, आसानी से बेचा जा सके। दूसरा वो ये देखते हैं कि ऐसी जगह वो लोग ढूंढते हैं जहाँ पर जो कुशल और अकुशल श्रमिक हैं उन्हें आसानी से मिल सकें। सस्ता मज़दूर मिल जाने से उनका काम भी सस्ते में हो जाएगा और उन्हें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी उनके साथ। जैसे अनस्किल लेबर्स हैं, उनका काम भी अलग होता है, कुशल जो हैं उनका काम अलग होता है। तो इस तरह के जो लेबर्स हैं, ऐसी जगह पर जो सस्ते देश होते हैं वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सैलरी की मांग नहीं करते हैं, तो वो ऐसे देशों को ढूंढना पसंद करते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा अपना पैसा ना लगाना पड़े। और तीसरा होता है वो ये देखते हैं कि उस देश की जो सरकार की नीतियाँ हैं, जो सरकार पॉलिसीज़ बनाती हैं जो एमएनसीज़ के लिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए, वो कैसी हैं, क्या वो उस देश में काम कर पाएगा या नहीं। सरकार की जो कंपनियों के हित में जो बनाई गई नीतियां हैं वो सही हैं या नहीं। इसका मतलब सरकार की जो नीतियां हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए हित में होनी चाहिए, तभी वो उस जगह पर अपनी एक फैक्ट्री लगा पाएगा। इसके कौन कौन से 3 कारण हैं? जब पहली चीज़ है कि बाज़ार का नज़दीक होना, कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता, और तीसरा है सरकारी नीतियाँ। तभी कोई भी एमएनसी या बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना एक फैक्ट्री किसी जगह पर लगाती है, जब वो ये देखती है कि जो जहाँ पर वो फैक्ट्री लगा रहा है वो बाज़ार के नज़दीक होनी चाहिए, उसे कम कीमत पर या कम सैलरी लेने वाले जो कुशल और अकुशल जो श्रमिक हैं वो आसानी से मिल जाएं, और साथ में जो सरकारी पॉलिसीज़ हैं या नीतियां हैं वो उसकी कंपनी के हित में हैं या नहीं हैं। अब अगली बात है निवेश की। अगर हम बात करें कि अगर जो कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये सारी चीज़ें जो ये 3 चीज़ें अभी बताई गई थी उनके बारे में वो देख लेता है कि हाँ, यहाँ पर मेरी ये जो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाती हैं, तो वो क्या करता है कि उस देश में अपना निवेश करता है। अब निवेश जब वो करता है या फिर अपनी फैक्ट्री स्थापित करता है, यानी कि वो अपना पैसा लगाकर वहाँ पर भूमि खरीद रहा है, भवन खरीद रहा है, मशीन खरीदता है और अन्य उपकरण की खरीद करता है, और इसे ही हम निवेश कहते हैं। भूमि, भवन, मशीन और अन्य जो उपकरण होते हैं उनकी खरीद में जो व्यय की गई राशि होती है, धनराशि होती है, उसे निवेश कहा जाता है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं उनके द्वारा जो निवेश किया जाता है उसको हम विदेशी निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां 3 तरीके से अपनी फैक्ट्रियां दूसरे देशों में लगाती है। पहले तरीके में वे वहाँ की जो स्थानीय कंपनी होती है उसके साथ संयुक्त उत्पादन करती है, मतलब कि पार्टनरशिप कर लें, ठीक है, और फिर उस बिज़नेस को करना शुरू करें। एक तो उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों से, अब इससे जो क्या होता है कि जो लोकल कंपनीज़ होती हैं, जो स्थानीय जो बिज़नेस होता है या स्थानीय जो कंपनी होती है उसको इससे लाभ होता है। कैसे लाभ होता है कि एक तो उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अतिरिक्त निवेश करने के लिए धन मिल जाता है, जिससे वे अधिक उत्पादन करने के लिए मशीन खरीद सकते हैं, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उन्हें नई तरह की जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी मिल जाती है, नई प्रौद्योगिकी उन्हें मिल जाती है, और इससे वे अपना प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है वो और अधिक कर सकते हैं, क्योंकि जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो अपने उत्पादन करने के साथ साथ नई तरह की जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी लेके आती है, और इन जो लोकल जो स्थानीय जो फैक्ट्रियां होती हैं उनके साथ शेयर करती हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां सबसे अधिक अपनाती हैं, और ये है स्थानीय कंपनियों को ही ये खरीद लेती हैं और उसके बाद अपने उत्पादन को बढ़ाती हैं। ये कंपनियां जो एमएनसीज़ हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि जो पार्टनरशिप वाला जो बिज़नेस था उससे इन्हें बहुत लाभ नहीं होता है, तो और इनके पास पैसा भी अधिक होता है, तो ये संयुक्त बिजनेस करने के बजाय ये स्थानीय कंपनियों को ही खरीद लेती हैं और सारा का सारा जो प्रॉफिट होती हैं वो खुद ही कमा लेती हैं। जो तीसरा तरीका होता है वो ये है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो जो छोटे उत्पादक होते हैं, जो लोकल स्तर पर काम करते हैं, उनको जो ये कुछ भी काम करने का ऑर्डर दे देती है। अब ऑर्डर देने से क्या होता है कि इनका जो ऑर्डर है वो जो दूसरे लोग हैं, जो लोकल के लोग हैं, वो पूरा करते हैं, कम पैसा इन्हें देना पड़ता है,
और इसमें क्या होता है कि जो सामान्यतः कपड़े, जूते, खेल का सामान, ऐसे कुछ उत्पाद होते हैं जो लोकल लोगों को दिए जाते हैं बनाने के लिए। और उसके बाद क्या करते हैं कि जब ये जो सामान है ये बन जाता है, उसके बाद जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो उस पर, उन सामानों पर अपने ब्रांड का लोगो लगा देती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो लोकल लोगों ने बनाया हुआ जो सामान है, चाहे वो 100 रुपये का हो या 500 रुपये का हो, वो उसकी जो कीमत है ब्रांड का नाम लगाने से, बहुराष्ट्रीय कंपनी के ब्रांड का नाम लगाने से उसकी कीमत 2000 रुपये से भी अधिक की हो जाती है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस तरह से आगे काम करती हैं हम दूसरे देशों में जाकर।